Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear student, in this lecture we will be studying about the process of delegation authority and its importance for an organization in successful attainment of its predetermined objectives. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अधिकार अंतरण के विषय में पढ़ा था कि अधिकार अंतरण से अभिप्राय अपने अधीनस्थों को कार्यभार सौंपना या अधीनस्थों के मध्य अपने कार्यभार को बांटना तथा उस कार्य से संबंधित जो कार्य हर एक अधीनस्थ को दिया गया है उससे संबंधित अधिकार भी उनको सौंप देना ताकि वो सही समय पर सही निर्णय लेते हुए अपने कार्य से संबंधित निर्णय लेते हुए अपने कार्य को दी गई समय सीमा में पूरा कर सके. दैट इज कॉल्ड authority delegation, or you may call it delegation of authority. Simply means sharing authority with your subordinates related to the work assigned to them so as to enable them successfully discharging their work responsibility, or as the scholars have defined, sharing work responsibility with others or subordinates and giving them authority to do it successfully, granting authority to subordinates to operate within prescribed limit. मतलब अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकार सौंपना उस कार्य से संबंधित जो कार्य उनसे एक्सपेक्टेड टू गेट परफॉर्म है ताकि वो समय पर निर्णय लेते हुए अपने दिए गए कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक कर सके. उसी को हम अधिकार अंतरण के नाम से जानते हैं. ये एक व्यवहार होता है, हर एक मैनेजर के लिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी मैनेजर का जो वर्कलोड होता है, जो क्वांटम ऑफ वर्क परफॉर्मेबल होता है, उससे एक्सपेक्टेड होता है, वो उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड होता है. वो एक डिपार्टमेंटल हेड है, वो डिविजनल हेड है, वो एक टीम हेड है. उसे क्या करना होता है बेटे, अपने कार्यभार को अपनी टीम में बांटना होता है. और जब ये कार्यभार बांटा जाता है, इन दैट केस ही हैज टू कीप द कैपेबिलिटी एंड स्किल ऑफ each subordinate in the mind, and at the same time he has to keep more critical works with him so that he can make effective decisions related to those works which are very critical to the attainment of the common goal. बेटे, एक ही समय पर जब वो अपने अधीनस्थों में कार्यभार बांट रहा है तो वो कार्य जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बहुत ज्यादा समझ की, बहुत ज्यादा अनुभव की, बहुत ज्यादा शक्तियों के मिसयूटिलाइजेशन की संभावना होती है, तो वो अधिकार वो कार्यभार को अपने पास रखता है. बाकी जो हमारे लेस एसेंशियल टास्क होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसको पता होता है कि कौन से कर्मचारी के अंदर क्या क्षमता है, किस प्रकार के निर्णय वो ले सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्यभार को बांट देता है. हर एक कर्मचारी को उस कार्य से संबंधित अधिकार दिए जाते हैं जो कार्य उसको दिया गया है ताकि सफलतापूर्वक वो अपने दिए गए कार्य का निष्पादन कर सके. लेकिन इसको हमें एक साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ता है. दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अधिकार अंतरण प्रक्रिया को जानने की आवश्यकता हमें पड़ती है. Here I have mentioned the process which is to be followed while delegating authority and fixing accountability of subordinates. Very first you have to assign responsibility, then you have to grant them authority to enable them to successfully discharge the work performance, and finally you have to also fix their accountability. That means you have to ask them or demand from them justification for the work performed by them. Simply जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आपने ये कार्य का निष्पादन किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी. मतलब जब हम उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए, वो हमारी अकाउंटेबिलिटी कहलाती है. ये 3 इंपोर्टेंट एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था. रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्यभार को हम अपने कर्मचारियों में बांट सकते हैं. अपने अधिकारों को भी कोई उच्च अधिकारी शेयर कर सकता है, बांट सकता है, साझा कर सकता है अपने अधीनस्थों के साथ. लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज जस्ट गोइंग टू बी ऑफ हिम. अकाउंटेबिलिटी हमेशा उसी व्यक्ति की रहती है जिसको कार्यभार दिया गया है. अगर मुझे अपने सीनियर मैनेजर से कोई कार्यभार मिला है, देन आई एम अकाउंटेबल टू गेट इट परफॉर्म, वेदर आई शेयर एंड गेट इट डन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग माय सबऑर्डिनेट्स. चाहे मैं वो कार्य अपने अधीनस्थों में बांटकर उसको पूरा कराऊं, फिर भी आंसरेबल या अकाउंटेबल मैं ही रहने वाला हूं टुवर्ड्स माय सुपीरियर. और जो मेरे अधीनस्थ हैं, दे विल बी अकाउंटेबल टू मी. आई विल बी आस्किंग देम जस्टिफिकेशन फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस. मैं उनसे पूछ सकता हूं, आंसर मांग सकता हूं कि आपने कार्य किया, कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, और मुझे आंसर किसको देना पड़ेगा, अपने उच्च अधिकारी को. दैट इज गोइंग टू बी अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम कभी भी शेयर नहीं कर सकते. इसको डाउनवर्ड हम डेलीगेट नहीं कर सकते. ये सिर्फ उसी व्यक्ति की रहती है और हमेशा टुवर्ड्स सुपीरियर होती है जिस व्यक्ति को कार्यभार एक्चुअल में उसके उच्च अधिकारी के द्वारा दिया गया है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन वेरी डिटेल. हियर वी आर हैविंग असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स dividing workload among your
subordinates. According to their capabilities, skills, experience and qualification, a superior does have much better knowledge and understanding about the behavior of a subordinate. देखो बेटे, जो उच्च अधिकारी होता है ना, उसको अपने अधीनस्थ अधिकारियों के व्यवहार के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में, उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में पूरी जानकारी होती है और उसी के अनुसार वो अपने कार्यभार को वितरित करता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य। लेकिन उसी समय जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हमारे वर्क होते हैं, वो अपने पास ही रखता है ताकि उसके पद का दबदबा भी बना रहे। एवरीबडी शुड रिगार्ड हिम एज सुपीरियर बिकॉज ही हैज मोर कैपेबिलिटीज, पावर टू मेक बेटर डिसीजंस देन व्हाट द सबऑर्डिनेट्स कैन मेक। इसीलिए वो महत्वपूर्ण कार्यभार को अपने पास रखता है ताकि अपना फोकस केवल क्रिटिकल वर्क के ऊपर, इंपोर्टेंट वर्क के ऊपर रख सके और जो लेस इंपोर्टेंट टास्क होते हैं उसको पता होता है कि मेरे सबऑर्डिनेट या मेरे अधीनस्थ इसको पूरा कर पाएंगे, वो उनके अंदर बांट देता है। लेकिन ये टास्क इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, इट रिक्वायर्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए योग्यता के बारे में भी और व्यवहार के बारे में भी कि हमारा कौन सा अधीनस्थ किस प्रकार का व्यवहार रखता है। Thereafter, we have to share our authority or granting authority or power to make decision related to the work assigned to each subordinate. उसके बाद हमें उतना ही अधिकार, वो डिपेंड करता है कि कितना अधिकार एक उच्च अधिकारी उचित समझता है अपने अधीनस्थ को किसी समय पर उपलब्ध करवाना। बेटे, वो जो अधिकार हम उनको सौंपते हैं वो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम अधिकार किसी को सौंपते हैं तो उसके मिसयूटिलाइजेशन का रिस्क काफी ज्यादा बना रहता है। इसीलिए हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से अधिकार उनको निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, उनके कार्य के लिए केवल वही अधिकार उन्हें दिए जाएं। और ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि जो सुपीरियर है वो अपने अधीनस्थों के बारे में कैसी विचारधारा रखता है, क्या उसके अंदर विश्वास है कि हाँ, दिए गए अधिकारों का उचित प्रयोग उसके अधीनस्थ अधिकारी कर पाएंगे, क्या अधीनस्थों के पास वो योग्यता है कि वो उन अधिकारों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाए। सो ये क्वांटम ऑफ जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है उसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बोथ द कैपेबिलिटी एंड confidence of superior as well as the qualification and behavior of subordinates। वो कार्य का जो नेचर होता है हमारा, उस पर भी डिपेंड होता है कि किस तरह का अधिकार हम अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ साझा करें। सो पहले हमें कार्यभार बांटना पड़ेगा उनकी योग्यता के अनुसार, फिर हमें उस कार्य से संबंधित उन्हें अधिकार भी सौंपने पड़ेंगे ताकि बार बार वो कुछ अधिकारी को रेफरेंस ना डालें कि हमें ये समझ नहीं आया, आज हमें ये निर्णय लेना है, तो हमें गाइड करें। लेट देम डू देयर वर्क by providing them with the concerned right। हमें सिर्फ उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है उसको हम पहचानना चाहते हैं ताकि हम एक इतना अच्छा टॉप मैनेजर्स का ग्रुप बना सकें जो हमारी संस्था के व्यवसाय की वृद्धि और विकास में हमारी सहायता करे, उसको हम रिटेन करने का प्रयास करें, बिकॉज दैट टैलेंट हैज बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो भी खर्चा हमने उनकी ट्रेनिंग में किया है, जो भी हमने रिस्क बियर किया है, उनको अधिकार सौंपने से संबंधित, ताकि उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की, कॉन्फिडेंस को गेन किया। अब वो कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस हमारी संस्था के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए जो वो हमारे टैलेंट फोर्स होती है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, कॉन्फिडेंस होता है, उसको हम बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेडली ट्रीट करते हैं। Thereafter we have to fix the accountability, that means toward whom they will be expected to answer। मतलब वो जवाबदेह किसके प्रति रहेंगे। जवाबदेही की सिंपल सी परिभाषा ये होती है अपने अधीनस्थ अधिकारी से उत्तर मांगना उस कार्य के लिए जो कार्य उसको दिया गया था एट द एंड ऑफ द टाइम लिमिट असाइन टू हिम। जब समय अवधि समाप्त होती है तो हमें जस्टिफिकेशन, व्याख्या मांगनी होती है अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे, क्योंकि हमें भी किसी को जवाब देना है जिन्होंने हमें कार्य सौंपा था। सो वो कहलाती है हमारी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। ये हमेशा सुपीरियर की तरफ ही होती है और ये अकाउंटेबिलिटी अगर हम फिक्स नहीं करेंगे अपने कर्मचारियों की, इन दैट केस दे विल नॉट टू बॉदर अबाउट द परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकलिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ टास्क असाइन टू देम। वो कभी उस कार्य को सीरियस लेंगे ही नहीं जो कार्य उनको दिया गया है। उनको आंसरेबल ठहराया जाता है कि आप इस कार्य के लिए जवाबदेह हैं, तभी उनके अंदर एक फोर्स क्रिएट होती है, एक प्रेशर क्रिएट होता है दैट यू हैव टू गेट दिस जॉब डन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस बिकॉज यू वर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द राइट्स टू टेक डिसीजंस टू गेट सक्सेसफुली परफॉर्म दिस वर्क। क्योंकि आपको अधिकार ही भी दिया गया है, ना केवल कार्य समूह दिया गया है, निर्णय लेने की आपके पास
पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसके बावजूद भी अगर आप किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं अपनी क्लेम की गई क्षमताओं के अनुसार, जो आपने अपने रिज्यूम में डाल रखा है, जो सारी संस्था को पता है कि आपके अंदर इतना अनुभव है, आपने इतने वर्षों तक काम किया है, सो आपको इनकम्पिटेंट ठहराया जा सकता है। यू विल हैव नो जस्टिफिकेशन फॉर द टारगेट नॉट अटेन और मिस्ड बाय यू डिपेंडिंग अपॉन हाउ क्रिटिकल इट वाज फॉर द अटेनमेंट ऑफ आवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं ये जो अधिकार अंतरण की प्रक्रिया होती है, व्यवहार होता है जो हर एक मैनेजर को करना पड़ता है अपने वर्कलोड को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उसका संस्था के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या संस्था की और कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता में, उनके कॉन्फिडेंस के अंदर या फिर संस्था के विकास में इसका कोई महत्व होता है या नहीं। Here I have mentioned some of the importance of delegation of authority. Very first, employees management effectiveness. जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी मैनेजमेंट है, उसको इफेक्टिव बनाता है, मतलब उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। आप सभी को अच्छे से पता है कि कोई भी उच्च अधिकारी इस योग्य नहीं है कि अपने डिपार्टमेंट के सारे कार्य को अकेला ही परफॉर्म कर सके, इसीलिए उसे इस व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। उससे क्वाइट एक्सपेक्टेड है कि आप अपने कार्यभार को अपने अधीनस्थों की योग्यता के अनुसार उनमें बांटकर उनसे पूरा कराएं, उनको अधिकार भी उपलब्ध करवाएं। डिपेंड करता है किस क्वांटम में किस तरह के अधिकार आप उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। जो इंपोर्टेंट डिसीजन है लाइक सुपरविजन है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, वो कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, वो कार्य आप करें ताकि आप अपने को दिए गए कार्य को सही समय पर, निश्चित समय पर, उच्च गुणवत्ता के साथ प्राप्त कर पाए। सो जो हमारा प्रबंध होता है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है डेलीगेशन, अदरवाइज दे विल बी ओवरबर्डन विद द टास्क दैट आर असाइंड टू देम। अगर वो शेयर करेंगे ही नहीं, इस व्यवहार को अपनाएंगे ही नहीं, सो डेफिनेटली दे विल गेट फेल्ड सूनर देन लेटर। बहुत जल्द ही वो अपने आप को फेल मान लेंगे, क्योंकि ना तो किसी व्यक्ति में इतनी योग्यता होती है, ना ही उसमें फिजिकल कॉम्पिटेंस होती है कि इतने बड़े कार्यभार को वो अकेला निष्पादित कर सके। फिर बात आती है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। कर्मचारियों के विकास में योगदान देता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब आप किसी कर्मचारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसके वर्कलोड को बढ़ाएंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, डेफिनेटली ही विल फेस ए प्रेशर। उसके ऊपर आप एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इन दैट केस ही विल वांट टू एक्ट मोर कॉन्शियसली। वो बहुत सोच समझकर जो भी अल्टरनेटिव्स उसके सामने आएंगे उनका मूल्यांकन करते हुए निर्णय लेगा। आपने उसको अधिकार भी दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इट विल हेल्प हिम इन इंप्रूविंग हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्किल सेट। जो भी योग्यता उसके अंदर है उसके अंदर वृद्धि होगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन भी कर सकता हूं एंड आई कैन मेक मोर करेक्ट डिसीजंस देन एनीबडी एल्स इन दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटी। सो इससे क्या होता है, जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनका नैतिक विकास भी होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनकी कार्य क्षमता और योग्यता भी बढ़ती है जब हम उनको अधिकार देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि आप निर्णय भी ले सकते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, डेफिनेटली अगर आप किसी कर्मचारी को अधिकार देंगे, उससे कहेंगे कि आपको निर्णय लेना है और जब उसका निर्णय अच्छी गुणवत्ता के साथ रिजल्ट लेकर आएगा, इन दैट केस ही विल फील मोटिवेटेड, he will work more enthusiastically because he knows now his senior managers trust in him. As big responsibilities are given to him, as much will be forced to him to work more. जितना ज्यादा वर्कलोड आप उसको देंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा, मोटिवेट होगा वो, हाँ मुझे ये कार्य करना है क्योंकि मेरे उच्च अधिकारी ने मुझे इससे संबंधित अधिकारों से भी संपन्न कराया है और मैं अब अच्छे निर्णय लेने की योग्यता रखता हूं। फैसिलिटेट ग्रोथ, जो हमारे व्यवसाय की वृद्धि होती है, दैट मीन्स वी हैव टू एस्टैब्लिश मोर ब्रांचेस एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट सिटीज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। हियर we are talking about facilitation of the growth. That means we have to increase our production capacity, we have to increase our market share if we are having a set of talented workforce who are loyal to our organization. In that case, it will very easy for us to facilitate the expansion and diversification of our organization and in simple words saying growth of the organization. बेटे जब हमारे पास एक
ऐसा कार्य समूह है जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जो हमारी संस्था को लॉयल भी है, विश्वसनीय भी है। तो ऐसी संस्था में जो भी नई ब्रांच हम स्टैब्लिश करेंगे, जिस भी नए कॉन्टिनेंट में, नई मार्केट में हम अपनी प्रेजेंस को फिल कराएंगे, वहां पर हम अपने जो सीनियर एम्प्लॉइज हैं, जिनका विकास हमारी संस्था में हुआ है, उनको ही अपॉइंट करेंगे, क्योंकि वो हमारी संस्था के लिए अब और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। देन बेसिस ऑफ हायरार्की, यू नो व्हाट, superior and subordinates can only behave through the hierarchical relationship or authority and responsibility relationship, and this relationship is established through delegation of authority. देखो बेटे, हायरार्की रिलेशन का मतलब क्या होता है, जो अथॉरिटी लाइन होती है ना हमारी टॉप टू बॉटम, उसी के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति किसी संस्था में आपका सुपीरियर बनता है या आपका सबॉर्डिनेट बनता है या आपका कॉलीग बनता है। और डिपेंड क्या करता है, वेदर ही इज सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, दैट मींस क्वांटम ऑफ अथॉरिटी अवेलेबल विद हिम एंड द अकाउंटेबिलिटी दैट ही हैज टुवर्ड्स। बेटे, वो किस व्यक्ति को जवाबदेह है, और जवाबदेह किस व्यक्ति को होते हैं हम, जो व्यक्ति हमें कार्यभार सौंपता है, जो व्यक्ति हमें अधिकार सौंपता है उस कार्यभार से संबंधित। सो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक हायरार्की प्रोवाइड करता है, दैट दिस मैन हैज मोर टैलेंट, दिस मैन हैज रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड टैलेंट, एंड दिस मैन इज हैविंग वर्क रिलेटेड टैलेंट। सो व्हाई नॉट वी शुड अलाउ द फर्स्ट मैन टू ऑर्डर लोअर टू एम्प्लॉयज। हम क्यों ना जो हमारे उच्च प्रबंधक हैं उनको ये अधिकार दें कि वो जो नीचे वाले हमारे 2 लेवल्स के मैनेजर्स हैं उनसे कार्य करा सकें, और फंक्शनल मैनेजर्स अपने स्टाफ से कार्य करा सकें, फोरमैन और सुपरवाइजर अपनी टीम से कार्य करा सकें। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेस प्रोवाइड करता है कि हम मैनेजमेंट को, टोटल डिसीजन मेकिंग वर्कफोर्स को लेवल्स के अंदर डिवाइड कर सकें, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड एंड द राइट्स पोसेस्ड बाय देम। कितने अधिकार, किस प्रकार के अधिकार उनके पास हैं और कितना कार्यभार उनके पास है, इसी आधार पर हम अपने टोटल डिसीजन मेकिंग वर्कफोर्स को स्तरों में डिवाइड करते हैं, लेवल्स में डिवाइड कर पाते हैं किसी संस्था के अंदर, और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिवाइस कर पाते हैं। फाइनली, बेटर कोऑर्डिनेशन। Delegation of authority makes and communicate very clearly about the authority, responsibility and accountability that every level and every post or position in the organization does have. It reduces duplication and overlapping of the वर्क परफॉर्मेंस। बेटे, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है किस व्यक्ति के पास या किस पद के पास कौन से अधिकार है, कौन सा कार्य समूह उसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा और किसको वो आंसरेबल या अकाउंटेबल रहेगा। इससे क्या होता है, हमारी संस्था में समन्वय स्थापित करने में हमें सहायता मिलती है। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा काम या कोई भी 2 विभाग एक जैसा काम नहीं कर रहे होते हैं, इससे मितव्ययता आती है, वेस्टेज पे कंट्रोल होता है और हमारी संस्था अपने लक्ष्य को, पूर्व निर्धारित लक्ष्य को सही समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ प्राप्त कर पाती है। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, अधिकार अंतरण है, वो प्रबंधक का एक ऐसा व्यवहार है जो उसके कार्य निष्पादन को और सफल कार्य निष्पादन को संभव बनाता है। In our next lecture, we will be studying about decentralization, that how delegation and decentralization are different from each other. What kind of behavior will be called as decentralization and delegation we have already studied. Thank you very much for watching us. Stay home, stay safe, be with us.